अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टीवी टुडे ईद स्पेशल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, मीठी ईद जिसे ईद उल फ़ितर कहते हैं, छोटी ईद स्पेशली बच्चों में बहुत ज़्यादा छोटी ईद के नाम से ये मशहूर होती है, बल्कि कहते ही छोटी ईद है। मैं ख़ुद इसको छोटी ईद या मीठी ईद के नाम से कहती हूँ। उसकी बहुत बहुत खुशियाँ आपको मुबारक हों। आज ईद की सेलिब्रेशन जो कि हम चाह रहे हैं, आपके साथ हमारी सेलिब्रेशन नाज़रीन चलती रहती है, मुलाकात डेली बेसिस पे होती ही है, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी सेलिब्रिटी के साथ करवाने जा रहे हैं कि जिनके बारे में आप भी शायद जानना चाह रहे होंगे कि वो ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्मली हमने उनकी पर्सनैलिटी का एक रुख देखा जिसमें वो ज़्यादातर हमने इकॉनमी के लिहाज से उनको बातें करते हुए देखा, या पाकिस्तान की मईशत को किस तरह से बेहतर करना है, उसको किस तरह से हमने संभालना है, इस सिलसिले में उनसे बातें रही हैं। लेकिन आज उनकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा रुख होगा, यानी कि हम आपके सामने उस तरह की उनके साथ डिस्कशन करेंगे कि आपको पता चले वो भी हमारी तरह ही है। हर टाइम बिज़नेस नहीं होता है, हमारी तरह ईद सेलिब्रेट करते हैं और हमारी तरह ही, मतलब हम लोग भी आप ही की तरह ईद सेलिब्रेट करते हैं। उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनकी ईद कैसी गुजरी, उनकी माजी की ईदें कैसी गुजरी और कुछ उनके माजी की ईदों के खुशगवार यादगार लम्हात जो हैं वो भी उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, बल्कि पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी ईदें कैसी गुजरी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब, सबसे पहले बहुत 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 ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, और अल्लाह ताला बस खुशियों के वक्त लाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में आसानियाँ हों, और जो ईद की खुशियाँ हैं वो थोड़ी सी इसलिए भी ज़रा मध्यम हो जाती हैं कि लोग हालात की वजह से पूरी तरह नहीं मना सक रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला आसानियाँ करे। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि अगर वो वक्त नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ इट, और सब उसी तरह से चलेगा जिस तरह से पहले चलता है। लेकिन हावेवर जी, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत अच्छी ईद गुजर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ईद के स्पेशल इवेंट पे हमें टाइम दिया। वैसे ईद पे ना आपका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता होगा, टाइम तो मुश्किल ही होता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी ईदें वैसे कैसे गुजरती हैं? नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि आप सारा वक्त बिज़नेस कम्युनिटी में बैठे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे संभालना है, यही बातें होती हैं। इससे हट के पर्सनली ईद कैसे गुजरती है फैमिली के साथ? अल्टीमेटली हमारी भी फैमिलीज़ हैं, अल्टीमेटली हम भी फैमिलीज़ को टाइम देते हैं, और मैं तो छुट्टी का इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि फैमिली को टाइम दूँ। छुट्टी मिलती है? वैसे होती है आपकी? इतवार की तो ज़रूर होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि इतवार को कोई इवेंट ना हो, और अब ईद की छुट्टियाँ हैं तो मैं तो पूरी तरह से, मेरी कोशिश होती है कि अपनी और फैमिली को टाइम दूँ। और नॉर्मली हमारा डिवीज़न भी ऐसा होता है कि हम पहले दिन सब हमारे घर आते हैं, क्योंकि मेरे दादी दादा अपनी फैमिली में बड़े थे, अब माशाल्लाह मेरे अम्मी अबू फैमिली में बड़े हैं, तो सब हमारे घर पहले आते हैं। पहले दिन हमारे घर रौनक होती है माशाल्लाह, फिर दूसरे दिन हम अपनी बहन के घर जाते हैं। अच्छा। और पहले दिन हम अपनी फूफी के घर भी जाते हैं। ये बड़ा अच्छा, ये ज़रूरी होता है, फादर की तरफ से बड़ा ज़रूरी होता है कि उनके सिस्टर को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस दी जाए। फूफी की तरफ जाते हैं, और बस फिर दूसरा तीसरा दिन कोई आया गया या कहीं गए, फिर अल्टीमेटली बेगम है तो फिर बेगम की बहन के घर भी जाना होता है। वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाज़रीन, अगर वहाँ ना जाए तो फिर कुछ दफात लग जाती है ना, होम मिनिस्ट्री की तो बात माननी पड़ती है डेफिनेटली। और मैं नॉर्मली अजराए मजाक, चूँकि हम अजराए मजाक बात कर रहे हैं, तो मैं नॉर्मली एक बात ये कहता हूँ कि जब 50 साल तक मर्द होता है ना, तो वो औरत को चलाता है, और 50 के बाद फिर औरत चलाती है मर्द को। तो हम चूंकि उस फेज में से गुजर गए हुए हैं, चलाने वाले फेज में से, अब आपको चलाया जाता है। अब हम चलने वाले फेज में से हैं, अब हम मानने वाले फेज में हैं कि अब हम चूंकि 50 क्रॉस कर गए हैं तो हमें हर बात माननी होती है। अच्छा, पहले कभी मनवाई थी अपनी बात? मुझे आपको क्यों देख के लगता है कि जैसे आपकी होम मिनिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? मेरी होम मिनिस्ट्री अल्टीमेटली अच्छा है, नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक होता है ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है या होम मिनिस्ट्री, नॉर्मली यही हमारे मुल्क में होता है। देखें, आपके एक खुशहाल और खुशगवार घराने की बात यही है कि या झुक जाओ या झुका लो। तो देखें, झुकना ज़्यादा आसान
आसान होता है। हाँ, वैसे दूसरे पे बोझ डाल दें, दूसरे देखें आप बिल्कुल आप झुक जाएं ताकि कोई इशू ही कहीं ना हो, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप अगले की मान लें। और देखें, और फिर जब एक बेगम जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपके घर का ध्यान रखती है, सारी जिम्मेदारियां वो पूरी करती है। और मैं तो ये बताऊं कि मैं तो जब से प्रेसिडेंट बना हूं, मुझे 1.5 साल हो गए, मैं घर की शॉपिंग बिल्कुल नहीं करता। मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो कौन कर, बेगम करती हैं? अच्छा। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या चीज़ की क्या कीमत है, किस चीज़ की घर पे ज़रूरत है। अगर मेरी बेगम मुझे कह भी दे कि ये चीज़ आनी है, तो मैं कहता हूँ ले आओ, ड्राइवर से मंगवा लो, मैं नहीं जाऊँगा। आपकी शॉपिंग कौन करता है? मैं आपको बताऊं कि अब ईद पे मेरी जूती आनी थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने अपनी बेगम से कहा मेरी जूती ला दो। मेरी जूती भी मेरी बेगम लेकर आई। वैसे नॉर्मली मैं अपने कपड़े चूँकि ज़्यादा सूट्स और शर्ट्स लेनी होती हैं, तो वो तो मैं खुद जाकर ले लेता हूँ। बाकी शलवार कमीज भी मेरी बेगम लाती हैं। यानी कि आप पे ज़्यादा डोमिनेंट जो है वो आपकी बेगम है? हाँ, वो मेरे ले आती हैं। मैं उससे कहता हूँ कि भाई उनको पता है अब ले आती हैं, क्या करना नाज़रीन, पहनना पड़ता है। मैं लाइट कलर्स पहनता हूँ, मैं बहुत डार्क कलर्स नहीं पहनता, लेकिन वो डार्क भी ले आए तो मैं वो जो कहते हैं ना चूम चाट के पहन लेना। हत्ता कि मैं आपको ये बताऊं कि दर्जी पे भी वही भिजवाती हैं। मैंने एक नाप दे दिया है और वो मेरे कपड़े जो दर्जी पे सिलवाने वो भी मेरी बेगम ही देकर आती। अच्छा, कभी ऐसा आपको मौका मिला कि आपने गुस्ताखी करने की कोशिश की हो कि ये कलर थोड़ा सा अगर लाइट हो जाता तो ज्यादा बेहतर था? मैंने आपसे कहा कि मैं 50 क्रॉस कर चुका हूँ और मैंने अब ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है मेरे पास अब ऑप्शन नहीं है कि मैं ये गुस्ताखी या जसारत कर सकूँ कि ये कपड़े अच्छे नहीं है। अच्छा, यानी कि आप जो आता है आप उसको मनोन एक्सेप्ट करते हैं? या फिर अगर मैं कभी कुछ कहूँ भी तो फिर वो आगे से जवाब ये आता है कि खुद ले आना था जाकर, फिर खुद ले आए जाकर, जो मैं ले आई हूँ फिर वो पहन ले। तो बेहतर है कि जो ऑप्शन है उसको अवेल किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो हो गई आपकी शॉपिंग के बाद, आप बेगम को शॉपिंग करवाते हैं या वहाँ पे भी वो खुद कफील है, खुद ही कराती हैं शॉपिंग? वो खुद कफील हैं, मैं नहीं शॉपिंग कराता। मेरे पास अभी तो बल्कि अब तो चूंकि मैं मजाक ये करता हूँ कि मैं जोजा कहता हूँ बेगम को, माशाल्लाह अब 6 महीने रह गए हैं सितंबर के आने में, तो अब मैं सितंबर के बाद आपको टाइम दूंगा इंशाल्लाह। तो वो अब उनको मैंने अगली ट्रेन पे चढ़ा दिया है कि अब सितंबर तक मेरे पास टाइम नहीं है, तो अब सितंबर के बाद मैं आपके साथ शॉपिंग करने उम्मीद करती हूँ उनको पता होगा कि ये भी हवाई ट्रेन है, हवाई ट्रेन ही है जिस पे सवार किया गया है। नाज़रीन, हमें भी इस तरह की कुछ जैसे ना तसल्लियाँ मिलती हैं जिस पे हमें फिर सब्र भी करना पड़ता है, हमारे पास भी ऑप्शन कोई नहीं होता उस वक्त में। अच्छा, मुझे ये बताइए काशिफ साहब के मीठे में क्या पसंद है? मैं हर मीठा खा लेता हूँ, लेकिन स्पेशल होता है ना, सवैयाँ होती हैं, सवैयाँ और शीर कोरमा जो होता है, जो जरा थिक सा, जी बिल्कुल शीर कोरमा होता है, शीर कोरमा सवैयाँ, बाकी तो सब चल रहा होता है। बाकी मैं हर मीठा बहुत शौक से खाता हूँ माशाल्लाह। नाज़रीन, इनकी खूबसूरत पर्सनैलिटी में एक हमें आज इंकशाफ हुआ कि काशिफ साहब मीठा बहुत जो है शौक़ से खाते हैं। आप भी मीठा खाया करें, लेकिन अपनी सेहत के मुताबिक। हम कतन आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे आप बहुत मीठा खाएं, फिर कल को कहें फ़ायज़ा ने मशवरा दिया था कि हमने मीठा खा लिया। अपनी सेहत के मुताबिक मीठा खाएं, लेकिन चूँकि ये मीठी ईद है, मीठी मीठी बातें हो रही हैं, मीठी मीठी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, तो मीठे के बगैर तो ये अधूरी रहती है। काशिफ साहब, कभी ऐसा हुआ ईद पर आपने स्पेशल जो है बेगम से फरमाइश की हो कि ये मीठा बना दे, मेरा ये खाने को दिल चाह रहा है? इन दोनों में मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत सी बात बताऊं कि हम ईद पे तीनों दिन अपनी वालदा की तरफ होते हैं माशाल्लाह। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे भाई अभी डिफेंस में शिफ्ट हुए, हम 2 भाई और मेरे वालिद और वालदा, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और हम अम्मी फिर ये कहती हैं कि आपने 3 दिन खुद कुकिंग नहीं करनी, 3 दिन आपने हमारी तरफ आ जाना। अम्मी की कुकिंग होती है? अम्मी तो फिर मतलब सारी फैमिली मिलके लीड उसको अम्मी कर रही होती हैं अम्मी के किचन में, यानी कि फिर हम उसको ये कहते हैं कि अम्मी के चूल्हे पे ये सब कुछ हम शिफ्ट हो गए। यानी कि फिर आपको अपना बचपन याद आता होगा, भूल जाते होंगे कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, वही अम्मी के साथ लाड प्यार करना। वो तो हम वैसे भी नॉर्मली हमारा वही घर है जो हमारी दादी दादा का घर था। अच्छा, तो वही ट्रेडिशंस हमारे वही चले आ रहे हैं, क्योंकि मेरी दादी दादा
की जिंदगी में मेरे अब्बा और चचा लोग 3 दिन के लिए अपनी अम्मी की तरफ चले जाते थे। अच्छा, कि फिर उनके दादी का चूल्हा चलता था और फिर हमारी अम्मी का या मेरी चचियों के चूल्हे नहीं चलते थे। अच्छा, तो फिर हम दादी की तरफ होते थे। तो अच्छा। अब दादी की जाने के अब आपके बच्चे दादी की तरफ जाते अब हैं। हमारे बच्चे दादी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा। तो वो फिर अब हम वहाँ आगे उनके बच्चे फिर अपनी दादी की तरफ जाएंगे। अल्टीमेटली देखें, ये तो ट्रेडिशंस है ना, और यही खूबसूरती है, यही हमारे मुआशरे की खूबसूरती है कि हमने उन ट्रेडिशंस को जिंदा रखा। बिल्कुल ऐसे नॉर्मली ट्रेडिशंस ऐसे खत्म होते जा रहे हैं, ट्रेडिशंस ऐसे नहीं हैं मोस्ट ऑफ द फैमिलीज। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। तो इसलिए वो बेगम से फरमाइश की जो आपका सवाल था वो वालदा से हो जाती होगी शायद, ही नहीं बनती। फिर अच्छा। वो आप चूंकि इकट्ठे होते हैं कि भाई अब क्या खाना है, क्या करना है, फिर जो भी मुश्तरका फैसला फिर वो ही मतलब अक्सरियती फैसला हमारे मुल्क में तो अक्सरियती फैसला ही माना जाता है। खवातीन की चूंकि वो फैसला करती हैं कुकिंग का, तो फिर फैसला वो ही डोमिनेट कर जाती हैं। अच्छा, वैसे ऐसा कम होता है, मर्द नॉर्मली होता है ये अपनी पसंद बता देते हैं, आगे कहते हैं आगे आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी बना लें हम खा लेंगे, लेकिन पसंद भी बता देते हैं हमारा ये दिल चाह रहा है। बस देखें जी, वो मैंने आपसे बताया ना, फिर वही सेंटेंस यहाँ भी आ जाता है कि जो ऑप्शन नहीं होती है, ऑप्शन नहीं है, जो खाने को मिलेगा वो हम मनोमन खा लेंगे। अच्छा काशिफ साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ईदी बेगम को सारे देते होंगे, आप देते हैं? जी मैं भी देता हूं। किस तरह से, गिफ्ट की सूरत में, कैश की? वो निकलवा लेती हैं जबरदस्ती, वो कहते हैं ना अंगूठा रख के वो ईदी निकलवाती हैं। भाभी सुन लीजिए, काशिफ साहब कह रहे हैं कि आप अंगूठा दे के जो है ना वो निकलवाती हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरीके से ना निकलवाया जाए तो मेरे ख्याल में कोई भी ईदी नहीं निकालता मर्दों में से। मतलब पॉकेट ढीली होती है गिफ्ट्स की सूरत में? नहीं, पॉकेट ढीली होती, क्योंकि मैं नॉर्मली कैश क्या एक्सचेंज पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ आपको चाहिए फिर उस अपनी पसंद से ले लें। मैं बच्चों को भी फिर कैश ही, क्योंकि मुझे मेरे अब्बू से भी कैश मिलता है, अभी भी मिलता है? मुझे अभी भी, मुझे अब्बू से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अब्बा का अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। अब्बू से मुझे सिर्फ अब्बू से ईदी मिलती है, मुझे मेरी फूफी से भी मिलती है, अम्मी से नहीं मिलती। अब अल्टीमेटली अब्बा ने दे दी, अब्बा और अम्मा से। अच्छा वैसे नहीं, मैं अब तो नहीं, खैर अम्मा अब्बा नहीं है, जब होते थे तो दोनों से अलग-अलग मैंने रखा होता था, आपकी ईदी अलग है, आपकी ईदी अलग है। वो कहते थे नहीं हम एक ही कंसीडर कर लो, मैं कहा नहीं अलग ना, आप आज के दिन अलग ईद दे कम अज़ कम। तो कुछ गोल्स होते हैं ना, ईद से ईदी मिली है तो बड़ी खुशी होती है, वो जो ईदी मिलती है उसकी अपनी खुशी होती है, फिर अचीव करना होता है, इससे ये लेना है, इससे ये लेना है। तो बच्चे तो देखें, अब हम चूंकि उस फेज से निकल गए हैं, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चे ही होते हैं। माँ बाप के लिए बच्चे, मैं वही बता रहा हूँ कि अब्बा से मिलती है और बड़ी हमारी फूफी से मिलती है, जिनके घर आप पहले दिन जाते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा अभी भी एक्साइटमेंट होती है कि हम जाएं और फूफी की तरफ जाना है। और फिर बाकी चूंकि अब तो खुद हमारे अपने माशाल्लाह जी, मैं खुद नाना हूँ माशाल्लाह, नवासा है, तो फिर अब नाना को मिल रही है ईदी, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और फिर अपने बच्चों को देना, बाकी भतीजे भतीजियों को उनको देना अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ये खुशियाँ बांटते रहना है। बिल्कुल, खुशियाँ बांटने का नाम है, जितनी बांटेंगे उतनी समेटेंगे, उतनी बिल्कुल उतनी समेटेंगे। काशिफ साहब, अगर हमारे देखने वाले जानना चाहें कि काशिफ साहब की पर्सनैलिटी कैसी है, बिजनेस से हट के, प्रेसिडेंसी से हट के, वैसे अगर जानना चाहें? बहुत हॉली जॉली। अच्छा। मैं बहुत लाइट, बहुत हॉली जॉली, बल्कि जहाँ पर भी महफिल में ये नहीं कि मेरे दिमाग या सर पे सवार है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, या मेरे सर पे सवार है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, जहाँ जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियस भी तो बना देती है नेचर को। ना, जैसी आज भी, जैसी, बल्कि मेरे कजन्स मजाक देख रहे होते हैं कि अब हुआ है तो अब जरूर काशिफ भाई कोई स्टेटमेंट फेंकेंगे, अब जरूर कुछ शगुफा आएगा, अब कोई जरूर इनकी तरफ से बात आएगी। अच्छा। तो वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइजिंग, बिल्कुल मिल के लेकर चलना, ऐसा बिल्कुल डोमिनेटिंग नहीं कि जी जो मैंने कह दिया वो ठीक है, जो मुश्तर का फैसला हो गया ठीक है, मिलकर। क्योंकि हमने सीखा भी यही है कि जो मिलकर चलने में बात है, जो मिलकर चलने में फायदे हैं, वो अलहदा फायदे नहीं। बिल्कुल, थोड़ा सा हमारे सियासतदानों को भी ये अकल दे दें, मिलजुल के चल ले, मुल्क का कुछ बेहतरी हो जाए। चलें जी, अल्लाह ताला। यहाँ तो सारे डोमिनेंट चाहते हैं कि पर्सनालिटी बने रहें और उन्हीं की चलती रहे। मेरी अम्मी आज भी कहती हैं कि अल्लाह ताला से जिसके लिए आप चाहते हैं ना बेहतरी, उसके लिए हिदायत मांगते हैं, तो आप अल्लाह ताला से उनके लिए हिदायत मांगे। बिल्कुल। तो वो इसलिए हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए, हिदायत मांगनी चाहिए, और मिलजुल के रहना चाहिए, लाइट रहना चाहिए। आपके बैठने से उस कंपनी को बोरिंग या उस कंपनी को ख़राब नहीं हो जाना चाहिए, वो कंपनी को खिल जाना चाहिए।
लाइफ नज़र आनी चाहिए उस आपकी पर्सनैलिटी इतनी लाइट होनी चाहिए, अकोमोडेटिंग होनी चाहिए कि आप जिस महफिल में बैठे वो महफिल खिल उठे। तो जैसे आज हमारा ईद का प्रोग्राम खिल उठाया आपके होने से। काशिफ साहब मुझे ये बताएं, बचपन की ईदें कैसे गुजरती थी? बहुत अच्छी। मैं चूँकि अपनी दादी दादा का लाडला था और मैं चूँकि अपने दाद की साइड पे बड़ा बेटा हूँ, तो मेरे कजन्स को जितनी ईदी मिलती थी मुझे डबल मिलती थी। अगर अच्छा, ये बड़े और छोटे के साथ हमेशा जो दरमियान वाला है उसके साथ नाइंसाफी होती है। छोटे लाड में ज़्यादा निकलवा लेते हैं, बड़ों को वैसे रिस्पेक्ट में ज़्यादा मिल जाती है। उनको अगर 500 मिलनी है तो मुझे दादा ने अंदर ले जाकर 1000 रुपया देनी है और उन्होंने मुझे कहना बताना नहीं है बाकियों को कि मैंने तुम्हें डबल ही दी। सीक्रेट ये सीक्रेट रखना है। और आज तो पता चल गया सबको। चले जी, अब तो वो ऐसा सीक्रेट है कि अब तो ये सीक्रेट नहीं रहे, वो तो उनकी जिंदगी के साथ सीक्रेट था। और वैसे मेरे कजन्स को भी पता था कि और वो कहते थे कि काशिफ को जरूर डबल ईदी मिली होगी, ये हमें पता है इसको ज्यादा ईदी मिली होगी। तो ये ऐसा ही सीक्रेट था जो ओपन सीक्रेट था और बहुत अच्छी। वही मैंने आपसे बताया, मैंने आपसे शेयर किया कि अब सब दादी दादा की जिंदगी में चूँकि वो बड़े थे, सब हमारे घर आते थे, बहुत हल्ला गुल्ला रहता था, सारा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत। फिर रात में फिर मेरे दादी दादा फिर अपने भाइयों को बुला लेते थे, फिर खाना रात में, तो वो बड़ी मसरूफ रहती थी। यानी कि आप अपनी लाइफ एंजॉय करते थे, आगे बच्चे भी डेफिनेटली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। काशिफ साहब, खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे माश की दाल बहुत पसंद है। अच्छा, खाने में मुझे वो लेडी फिंगर खट्टी तोरियां जो आप कहते हैं, मुझे खट्टी तोरियां बहुत पसंद है। और अच्छा। अगर गोश्त में आ जाए तो मुझे गोश्त में स्टू बहुत पसंद है। अच्छा, जो हड्डी के बगैर बिल्कुल गोश्त होता है। बिल्कुल वो जो कुकर में बनता है स्पेशली मसाले के साथ, ड्राई वाला जो होता है, वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ड्राई होता है और उसके साथ आपको कोई ना कोई साथ चटनी टाइप रखनी पड़ती है। मेरी दादी चाँपे बहुत अच्छी बनाती थी, तवे वाली। मेरी अम्मी अब चाँपे बहुत अच्छी बनाती है और हमारी ईद पे 3 दिनों में से एक दिन मेरी वालदा तवे वाली चाँपे बनाती हैं। वो भी ग्रेवी वाली होती है और उसमें शोरबा नहीं होता लेकिन ड्राई ग्रेवी के साथ होती है। और बेगम क्या अच्छा बनाती हैं? सब कुछ अच्छा बनाती हैं। सब कुछ? ये नाज़िम पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सियासी स्टेटमेंट इसे कहेंगे। डर भी तो होता है ना, जाहिर सी बात है, घर भी जाना होता है, फिर तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दी तो फिर थोड़ा खतरात भी होते हैं। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा खतरात है वैसे भी स्टेटमेंट देख के। वो तो मैं कह रही हूँ, मैंने अभी कहा घर भी जाना होता है। चले आप समझ लें, अब कैमरा नहीं है, वो नहीं देख रही हैं, तो वैसे बता दें क्या अच्छा हमारी खवातीन मजाक के अलावा हर चीज़ बहुत अच्छी बनाती है। कोई दी बेस्ट जो आपकी फेवरेट हो, जिसे आपने अक्सर फरमाइश करके बनवाया हो? मैं फरमाइश करता ही कोई नहीं, मैं लिटरली कोई फरमाइश नहीं करता। इतनी सादगी? मैं लिटरली कोई फरमाइश नहीं करता। मेरी अगर बहुत ज़्यादा कोई हो तो वो मुझे वो काबली चनों का वो भी अच्छे ग्रेवी वाले वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये बना लेना या ये होना चाहिए, जो बन जाए बस खा लें। और कभी नहीं ये कहा ये क्यों बना लिया, मैंने तो ये नहीं खाना ना? मैं हर चीज़ खा लेता हूँ, मैं हर सब्जी खा लेता हूँ, मैं हर गोश्त की हर फॉर्म खा लेता हूँ। अच्छा, मैं हर दाल खा लेता हूँ। यानी कि कोई मोस्ट फेवरेट नहीं है जिसको कभी बहुत दिल चाहा और कहा हो कि ये आज खाने को दिल चाह रहा है? ना कि ये चीज़ बना लो। बल्कि इतनी सादगी है कि अगर रोटी ना भी हो तो मैं कहता हूँ डबल रोटी दे दो, मैं उसके साथ खाना खा लूँगा। क्योंकि मेरी बेगम डबल रोटी नहीं खाती, वो कहती है मैं रोटी ही खाऊंगी, मुझे रोटी चाहिए। अच्छा। और मैं अगर नहीं है रोटी या रोटी बनाने वाली नहीं आई या अगर तंदूर से भी नहीं आई, नॉर्मली हमारे घर की रोटी होती है, और अगर नहीं आई रोटी वाली या रोटी नहीं बनी तो मैं कहता हूँ नहीं बनी तो मुझे डबल रोटी दे दो, मैं डबल रोटी से खाना खा लेता हूँ। यानी कि आपको जो भी फूड मिले आप माशाल्लाह वो खा लेते हैं। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग सी काशिफ साहब की पर्सनैलिटी की बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बल्कि काशिफ साहब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और इस कैमरे के तवज्जुह से आप तक पहुँच रही हैं। मज़ीद बातें जानेंगे, काशिफ साहब की जवानी से मुतालिक भी बातें पूछेंगे कि वो ईदें कैसी होती थी। नॉर्मली जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी वो जो यंग लाइफ वाली ईदें होती हैं वो कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं, अमेजिंग होती हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। टीवी टुडे की पूरी टीम की जानिब से और फ़ायज़ा शराजी की जानिब से एक मरतबा फिर से मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हों। ईद मुबारक। और नाज़रीन, जहाँ पे आप हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करें तो हम यहाँ पे काशिफ़ साहब से टाइम स्पेशल पहुँचे, इनके पास इनका टाइम लिया, उनकी मेहरबानी, इन्होंने हमें इतने अहम दिन पे टाइम दिया। इनसे जान रहे हैं कि इनकी ईद कैसी है। डेफिनेटली आप भी जानना चाहते होंगे इनकी पर्सनैलिटी से मुतालिक, तो मज़ीद बातें करते हैं, मज़ीद जानते हैं। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इनकी जवानी के बारे में क्वेश्चन छोड़ा था। नॉर्मली हम करंट अफेयर्स के एंकर्स को आदत होती है अपने गेस्ट के लिए एक सवाल छोड़ के जाते हैं ब्रेक से पहले, ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब लेंगे। तो मैंने वो हिंट एक छोड़ा। काशिफ़ साहब से पूछते हैं उनकी जवानी की ईदें कैसी गुजरी थी। काशिफ़ साहब, जब आप बिल्कुल यंग थे, जब आप कॉलेज गोइंग थे या यूनिवर्सिटी की, तो खैर वो तो लाइफ ही और होती है, ईदें कैसी तब की कैसी थी? तब भी ऐसी ही थी। ऐसी तो कोई डिफरेंट नहीं था, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी चेंज थी? बिल्कुल कोई ऐसा डिफरेंट नहीं था। मैं चूँकि आई वॉज वेरी क्लोज, मैं चूँकि बार बार अपनी दादी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं आई वॉज वेरी क्लोज टू माई ग्रैंड मदर। अपनी वालदा, मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे कोई ख़ास फ्रेंड्स नहीं थे। कॉलेज, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बैचलर्स किया, तो कॉलेज जाना और कोई टाइम स्पेंड नहीं करना, वरना अनारकली साथ है या कहीं और चले जाना, बस सीधा कॉलेज गए और घर अच्छे बच्चों की तरह सीधा कॉलेज गए और कॉलेज से घर आ गए। कभी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर नहीं किया, कभी बाहर नहीं गए? कोई बंक नहीं, कोई कहीं गए नहीं, कोई ऐसी बात इतने अच्छे स्टूडेंट, कभी कोई बंक नहीं किया। आज मैं नाज़रीन आपको बता दूं, मैंने अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ में काफ़ी बंक किए हुए हैं, वो भी फ्रेंड्स के साथ चले गेट टुगेदर हो जाता। मैं सरप्राइज हूँ काशिफ साहब ने कभी कोई बंक नहीं किया। काशिफ साहब, रीजन क्या थी? बहुत अच्छे बच्चे, आप ज्यादा स्टडी की तरफ आपकी ज्यादा थी, या आपको पता था कि घर में कंप्लेंट चली जानी है तो मैंने बंक नहीं करना? फिर क्या था? बहुत ज्यादा सोशल नहीं थे, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, ऐसी तबीयत नहीं थी। मेरे तो फ्रेंड्स बने अब आकर, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बना था या मैंने चैम्बर ज्वाइन किया 2012 में। अच्छा। 2012 के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई। और उससे पहले आपके फ्रेंड्स नहीं थे? मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं, यूनिवर्सिटी में भी कोई फ्रेंड नहीं था? एक दो फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी में, एक दो फ्रेंड्स कॉलेज में, और उनकी तरफ भी आना जाना नहीं, कोई गैदरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। यानी कि आपने अपनी वो वाली लाइफ से एंजॉय नहीं की? नहीं, मैंने बहुत एंजॉय किया। किस तरह की एंजॉयमेंट थी? मैंने बता रहा हूँ, बस वो फैमिली, हम बहुत फैमिली के साथ होता था, चाहे नानके हों चाहे दादके हों। आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फैमिली। और फिर मज़े की बात है कि अपने अब्बू की कज़न्स के साथ, अब्बू के कज़न्स के साथ, उनके साथ जब अल्टीमेटली कहीं तो आपने दोस्ती रखी, तो फिर अपनी बाहर रखने से बेहतर है कि आप अपनी फैमिली में दोस्ती रखें। तो मेरा तो यही था। मैं और लेकिन अब यस अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, मेरा भी है। अब मेरी इतनी ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन है। अब जैसे अब अफ्तारियाँ गुजरी हैं, तो मैंने कोई 90% अफ्तारियाँ बाहर की हैं, मैंने घर नहीं की हैं। मेरे पास घर करने को वक्त नहीं था। फिर एक दिन में 2-2, 3-3 अफ्तारियाँ थी। अल्लाह का बहुत शुक्र है। वो कैसे मैनेज होती थी 2-3 अफ्तारियाँ? एक दो तो चले, 2 तो मैक्सिमम हो सकती हैं कि आप एक जगह पे चले गए, फिर दूसरी जगह पे भी पहुंच गए, तो वो अब नाराज नहीं करना दोस्तों को, उनको भी साथ लेके चलना है। फिर ये पोस्ट भी ऐसी है, पॉलिटिकल पोस्ट बात है, फिर आपको टाइम देना पड़ता है, टाइम देना है, आपने करना है मैनेज। तो किया मैनेज, बिल्कुल मैनेज किया। और आई एम ग्रेटफुल। मैं तो अपने बाकी प्रोग्राम्स में भी कहता हूँ कि आई एम ग्रेटफुल टू माई फैमिली, आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, माई वाइफ, माई किड्स। के देखें, आप जब घर के मामलात को नहीं देख रहे होते तो घर का निज़ाम तो वैसे ही चल रहे हैं। मुझे खाना प्रॉपर चाहिए है, मुझे कपड़े प्रॉपर चाहिए हैं, मुझे चीज़ें प्रॉपर चाहिए हैं, तो वो पैसे दे देने से मामलात पूरे नहीं हो जाते। तो फिर जब होते हैं सारा, जब मेरी गैर मौजूदगी में सारे मामलात होते हैं, तो जो चला रहा है तो आई शुड बी ग्रेटफुल टू देम ना। तो वो ये यानी कि यूँ कह लें कि जैसे आपने कहा कि पहले एक वक्त था जब आप लेके चल रहे थे, अब आपको आपकी फैमिली लेके चल रही है। तो जब आपकी फैमिली आपको लेके चल रही है तो उन्होंने आपको थोड़ा रिलैक्स रखा, ठीक है जाए फ्रेंड्स को टाइम दे दें, थोड़ा सा दे दें। और मैं बताऊँ, अब जैसे रमज़ान में हमारे घर अफ्तारी थी, तो अच्छे गेस्ट से वहाँ पर, तो मुझे सारे कह रहे थे इंतज़ाम बहुत अच्छा था। तो मैं उन्हें कह रहा था मैं तो खुद मेहमान हूँ। वो मुझसे मैनेजमेंट कोई और थी, आज मेन्यू क्या है, आज अफ्तारी में क्या है, तो मैं कहता था मुझे नहीं पता,
अब्बू और भाई को पता होगा कि आज मेनू क्या है, अफ्तारी क्या। मैं तो खुद मेहमान हूँ, मैं तो खुद खाने अपने घर में आप खुद मेहमान, मैं घर में। अब मैं आपसे बताना ये चाह रहा हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अल्टीमेटली बाकी मेरी बेगम, मेरी वालदा, मेरी भाई, आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है आपके साथ। जॉइंट फैमिली के जहाँ पर आप कहते हैं कि नुकसानात हैं, तो मुझे तो नुकसानात कम ही नजर आए हैं, फवायद ही ज़्यादा नजर आए हैं। और मेरे से बड़ी एग्जांपल जॉइंट फैमिली के फ़वाइद की और क्या होगी। काशिफ साहब मुझे ये बताएं कि जब इंसान की लाइफ गुजरी होती है, टीनेज होती है या उसके बाद शादी से पहले की जो लाइफ होती है, उसमें बहुत सारे क्रश भी होते हैं। थोड़ा सा टॉपिक से हट के, कभी ऐसा हुआ कोई क्रश था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत क्रश थे। नहीं, अल्लाह का बहुत करम है। ऑल स्मूथ, ऑल कोई लाइक पर्सनालिटी कोई आपको पसंद आई हो? इस क्रश का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो, बस ठीक है उसको अप्रिशिएट किया, हाँ ये अच्छे है। मेरे लिए हमेशा आइडियल मेरी वालदा रही हैं। वालदा से हट के फ्रेंड्स में, कॉलेज में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो क्या किया लाइफ में? कभी ऐसा सोचा ही नहीं। कभी यूनिवर्सिटी जाते होंगे, क्लास फेलोज होंगी, कभी नहीं। एक और बात बताऊं, कोई टीचर्स, अक्सर टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो पर्सनालिटीज पसंद आ जाती हैं। एक और राज की बात बताऊं जी पर अपने नाजरीन को। मैं अपनी बेगम से 10 दिन बड़ा हूँ। 10 दिन ठीक हो गया। और मेरी बेगम मेरी पैदाइश के 10 दिन बाद पैदा हुई, और वो मेरी दादी की बहन की बेटी हैं। अब मेरे दादा जब मुबारक देने गए अपनी साली साहिबा को, तो उन्होंने मुबारक देने के बाद वो रो रही थी कि उन्होंने कहा आप क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा कि मेरे घर दूसरी बेटी पैदा हो गई है। उन्होंने कहा ये बेटी मेरी हुई, मैंने इसकी मंगनी काशिफ के साथ कर दी। यानी कि जब आप 10 दिन के थे उस वक्त आपकी एंगेजमेंट हो गई थी? हो गए। और अच्छा। फिर मेरे दादा और मेरे अब्बा जब मुबारक दे के घर आए तो उन्होंने मेरी वालदा को ये कहा कि मैंने काशिफ की मंगनी कर दी। अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है फूफा जान, मेरे दादा मेरी अम्मी के फूफा, ठीक है हो गई। उन्होंने कहा जी ठीक है। और अब वो चूंकि अब मैं ग्रो ही इस माइंडसेट के साथ हुआ कि भाई आई एम एंगेज्ड, और मुझे अब क्या करने इधर उधर देख के। हाँ, और मुझे फायदा ही नहीं है। मेरी जो अम्मी एक दादी की बहन थी, मेरे अब्बू की वो खाला लगती थी, मेरी अम्मी की फूफो लगती थी, तो वो भी बहुत पसंद थी मुझे। शुरू से मेरी फियांसी भी बहुत पसंद थी। तो क्या आपने इत्तेफाक कर लिया ना, दिल से कबूल कर लिया? मैंने कहा ना, मैंने हर चीज में, हर मामले में इत्तेफाक किया। मनोवान मुझे जो चीज मिली मैंने मनोवान कबूल किया। यूँ कह लें कि हर मामले में आपके पास ऑप्शन जरा लिमिटेड थी। नहीं, और देखें मैं वहाँ पर अपोज करता जहाँ मुझे उस फैसले पे कोई एतराज होता। मुझे कभी भी उस फैसले पे अल्हम्दुलिल्लाह एतराज ही नहीं हुआ। कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, आपका क्रश आपकी बेगम थी, आप अहलिया कहती हैं उनको, जोजा कहते हैं, सॉरी जोजा, आपकी जोजा थी शुरू से, शादी से पहले ही? जी नहीं, और शादी से पहले कैसे जोजा कहना? नहीं अब की जोजा शादी से पहले क्रश थी जी। अब देखिए मैंने कहीं और मैंने कभी इस दिमाग से देखा ही नहीं। नजरें देख लेती हैं, दिमाग देखे ना देखे, नजरें तो फिर भी देख लेती हैं। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, यानी कि आपने एक बड़ी अच्छी सी सादा सी जिंदगी गुजारी। सादा सी वेरी क्लीन, वेरी क्लियर। इसीलिए आपको उन्होंने इतना फ्रीडम दिया है। उनको पता है जब तब कुछ नहीं था तो आपको रिलैक्स है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल वेरी क्लीन, वेरी क्लियर, कुछ ऐसा नहीं। मैं आगे बच्चों की तो नहीं, बचपन में 10 दिन में एंगेजमेंट कहीं करती? मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह मेरी माय डॉटर इज मैरिड, मैंने आपको बताया। जी। और हमारे घर जब रिश्ता आया तो हमने उसकी हाँ कर दी। और अच्छा। मैंने बताया अपनी बेटी को, मैंने तस्वीर भेजी अपने दामाद की, मैंने कहा ये आप देख लो, हम हाँ करने लगे आपकी। तो बस हो गया बस। हमने फैसला कर दिया, बड़ों ने फैसला कर दिया। क्योंकि आज भी अगर मेरे अब्बू कोई फैसला कर दें तो मेरे पास रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ देखें, हम एक उसके खिलाफ तो हम सोच भी नहीं सकते कि उसके खिलाफ जाए। और यस, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं सियासत में जरूर उनसे कोई बात डिस्कस कर लेता हूँ कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये हो जाए तो बेहतर है। लेकिन फैमिली मैटर्स में जो उनका फैसला है वही मेरा फैसला है। चाहे उन्होंने मुझसे पूछा है, चाहे उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, अगर उन्होंने फैमिली के मुताबिक कोई डिसीजन दे दिया है तो ना सिर्फ मेरा, हम बहन भाइयों की आदत है कि हम उस पे
आगे से कोई आर्गुमेंट नहीं करते, जो आपने फैसला कर दिया वो कर दिया। माशाल्लाह, सियासत की बात की है, सियासत को पसंद करते हैं? सियासत अल्टीमेटली, स्पेशली पाकिस्तान की जो सियासत है। देखिए मैं अल्टीमेटली सियासत में हूँ, और देखिए ये भी एक ट्रेड पॉलिटिक्स है, और नहीं, मैं पॉलिटिशियंस के लिहाज से बात कर रही थी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं नॉर्मली उसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि मैं जिस तख्त पे बैठा हुआ हूँ ना, वो दूर से तो फूलों का तख्त लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, उस पे कांटे बहुत ज़्यादा हैं। और अगर सिर्फ हम सियासतदान या हम लीडर्स सिर्फ ये समझ लें कि इस कुर्सी का जवाब हमने किसी कुर्सी वाले को भी देना है, तो शायद हम अपने मुल्क को, अपनी आवाम को और इस तमाम सिस्टम को ठीक कर दें। लेकिन हम ये भूल गए हैं, हम सोचते नहीं कि हम हमारे ऊपर भी एक और कुर्सी वाला भी है, जिस कुर्सी वाले को हमने जवाब देना है। भूल गए ना हम लोग ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें यहाँ रह जाएंगी, ये सब पैसा, ये सब शोहरत, ये सब चीज़ें यहाँ रह जाएंगी। लेकिन हमें इतनी हवस है इस सब को इतना इकट्ठा करने की, चाहे वो शोहरत है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कुछ भी है, तो वो हम अगर सिर्फ ये दे दें कि वी आर अकाउंटेबल टू एनीवन एट द डे ऑफ जजमेंट, और उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत सख्त है, बिल्कुल, तो फिर हम शायद हम वापस आ जाएंगे। तो वो हमें ये समझना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी है, और बड़ी सख्त बिल्कुल होनी है, सबकी होनी है। और जिसने अपने अमाल जो ना आगे करने वाले बेहतर कर लें, पिछली पे माफ़ी मांग लें अल्लाह ताला से। काशिफ साहब मुझे ये बचाए, काशिफ साहब बचपन में शरारती बच्चे थे? नहीं, बहुत ज़्यादा शरारती नहीं था। अच्छा, कभी ऐसा हुआ डांट पड़ी हो? अपने कोई क्राइम पार्टनर कोई था? नॉर्मली बच्चों का होता है ना, दो मिलके क्राइम कर रहे होते हैं। ये ज़रूर होता था कि अगर कभी कभार ऐसा हुआ कि मेरे कज़न्स के साथ, मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि कोई एक आध दफ़ा लड़ाई हो गई, हम क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने बैट तोड़ दिया कि मैं नहीं खेलने दूंगा। और अच्छा। अगर तुम लोगों ने, अगर मेरे साथ अगर रोंदू कहते थे, अगर रोंदू की है तो मैंने ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। ठीक है, यानी कि तोड़ दिया। उसके बाद फिर बचत रही या फिर थोड़ा नहीं बचत रही, नॉर्मली उधर से सख्त रवैया भी आया? नहीं, नॉर्मली अम्मी से आज भी डांट नहीं पड़ती। और अम्मा के तो लाडले होंगे ना। मजे की बात ये है कि हम जो भी बहन भाई हो ना, तो हम अम्मी को कहते हैं वो आपके सगे ने ये किया है। अच्छा, आप दूसरे पे डाल देते हैं तो वो इनडायरेक्टली अपनी बचत हो जाती है। नहीं, वो आपके सगे, आपका सगा आया हुआ था, आपका सगा चला गया, तो वो फिर इस तरह से मजाक में चलता है। और अम्मी ने मेरा नहीं ख्याल कि कभी मारा हो, मुझे तो नहीं याद पड़ता, अब्बा से भी कभी मार नहीं पड़ी। हाँ, कभी कोई ऐसी शरारत के जिसको छुपाने में मजीद शरारतें करनी पड़ी हो, या बड़ी मुश्किल से छुपाया हो, किसी बड़े को छोटे को क्राइम पार्टनर बनाया हो अपना? हम शरारती नहीं थे, हमारे माशाल्लाह से हर चीज़ जो चाहिए होती थी वो मिल जाती थी, कोई शरारत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अगर मैं कॉलेज में, तंग भी तो होता है ना, दूसरे को जानबूझ के बैठे बैठे तंग कर देना, थोड़ी शरारतें छोटी मोटी आपस में, यानी कि आप करते रहते थे, छोटी मोटी शरारतें होते रहती, शरारतें तो चलती रहती हैं। अच्छा, छोटी मोटी शरारतें तो आज भी चलती हैं, पहले भी चलती, आज भी चलती। आज किसके साथ चलती हैं? कजन्स के साथ ही। मैंने बताया ना, वो उन्हें पता है कि शरारत है, अभी तो सिर्फ उन्हें पता है कि कोई बात की तो अभी काशिफ भाई को स्टेटमेंट दे देंगे, अभी कोई बात आ जाएगी, कोई टुचकला छेड़ देंगे यहाँ पर, तो वो ऐसा चलता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हाँ, मेरा भाई बहुत शरारती था, मेरा चचा का बेटा वो बहुत शरारती था कि वो छज्जों पे लटकना और वो उस पे चढ़ना, गुड्डियाँ। अच्छा। हाँ, मैं एक काम किया करता था, मैं ये किया करता था कि जब बसंत हुआ करती थी तो मैं गुड्डी उड़ाता नहीं था, लेकिन मैं लूटता बहुत ज़्यादा था गुड्डियाँ। उसकी रीजन क्या थी, किसके लिए लूटते थे? मुझे ना वो जब कट पड़ता था तो मुझे दर्द बड़ी होती थी। अच्छा। तो जब आप पीछा लगाते थे तो उससे कट लग जाता है, पड़ता था डेफिनेटली। अब उससे मुझे दर्द बहुत होती थी, तो मैं कट बचाने के लिए मैं गुड्डी उड़ाता नहीं था और लूट लेते थे, लेकिन मैं लूट लेता था जो आ रही वो चीज थी। और वो लूट के अपना खजाना किसको देते थे? वो भाई कजन्स को, वो भाई कजन्स। हाँ, वो मैंने जब उड़ानी नहीं तो वो जब, अच्छा, वो भी एक पूरी टीम होती है ना, इसने उड़ानी है। और आजकल तो खैर बसंत बनी हुई है, उस जमाने में बसंत आप जिस टाइम पे आप बताते हैं बड़े एंजॉय होता था, तब होता था। इसने
ये जो अभी बो काटा है उसने लूटनी है, उसने वो पता नहीं क्या चरखी कहते हैं शायद, उसने चरखी पकड़नी है, उसने उड़ानी है, उसने अच्छा जी अब इसमें स्पोर्ट को दूसरा नजर रखे किस किस के साथ पिक्चर लगना है, तो यानी कि पूरी टीम मिलकर प्ले करता थे। बिल्कुल हमारे घर पूरी बसंत का बंदोबस्त हुआ करता था। रातों को भी फ्लड लाइट्स लगाकर, मेरे चचा और मेरे भाई कजन जिन्हें बहुत शौक था तो वो बिल्कुल उसी तरह से बसंत मनाया करते थे। तो ये छोटी छोटी देखें, अब तो सिस्टम ही बदल गया है सिस्टम। आजकल तो वो बसंत तोबा इतनी खूनी हो गई है, वो केमिकल डोर का इस्तेमाल किया जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे। बहुत अच्छा है आजकल तो, खैर इस तरह की चुटकुले नहीं है, लेकिन ये कि आजकल और बहुत सारी चीज़ें हो, आजकल और एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है। आजकल ये मोबाइल नहीं आपको छोड़ा हुआ, आजकल ऐसे और यूँ के लिए मोबाइल नहीं हमें छोड़ता, यहाँ मोबाइल को नहीं छोड़ते, बिल्कुल एक ही बात है। आप जैसे मर्जी उसको ले लें, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी को मोबाइल के इर्द गिर्द कर दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम जिस महफिल में भी आप बैठे हो, अगर वहां पर 15 से 20 लोग भी हैं तो सब अपने अपने मोबाइल से एग्जैक्टली ऐसे ही है, वो ध्यान नहीं कर रहे होते दूसरे का। या स्पेशली बताना पड़ता है किसी को मुझे आपसे बात की है, दूसरा अच्छा सॉरी मैंने नहीं सुना, वो इसका मतलब मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जब हम बुजुर्गों के साथ बैठा करते थे और बड़े साथ बैठा होते थे तो हम उनकी बात को बड़ी तवज्जो से सुन रहे होते थे। हमारा काम होता था सुनना। और घर में एक टेलीविजन होता था जो कि लॉबी में होता था, और वहां पर भी जो बड़ा होता था उसकी मर्जी से चैनल चल रहा होता था। अच्छा, चैनल वो टेलीविजन कौन सा होता, बटनों वाला होता जी, बटनों वाला होता और उसमें भी बहस होती होगी, नहीं मुझे कौन जाएगा, कौन जाके बटन चेंज करेगा। ये सब बातें गुजरी हुई हैं। हमने, मुझे आज भी याद है कि मैंने पिट्ठू गोल गरम खेला हुआ है। अच्छा, मैंने खो खो खेला हुआ है, क्योंकि ये कोकला छुपाकी भी तो होती थी। हाँ, वो भी होती थी। वो बैठ रहे तो फिर बड़ी जोरों से मारा जाता था, जो थोड़ा सा यूं करके देख लेता था। वो स्टाफू होता था। मैंने भी वो खेला हुआ है हमारे बचपन में। का गेम होता था, लेकिन वो खेला हुआ है। पिट्ठी गोल गरम भी होता था, पिट्ठू गोल गरम भी। हाँ, ये तमाम चीजें हमारे मुआशरे से आजकल मिस कर रहे हैं, आजकल बच्चे मिस कर रहे हैं, जो कि हमारी सकाफत का हिस्सा थी और हैं। इनको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि इन्हें रिवाइव किया जाए। इससे ना आप सिर्फ यही नहीं कि बच्चों की एक फिजिकल एक्टिविटी होती थी, बल्कि एक बॉन्ड स्ट्रांग होता था, बॉन्डिंग होती थी एक दूसरों के साथ। अब मेरा बेटा वो टेलीविजन पे गेम खेल रहा होता है और कान में उसने माइक लगाया होता है, माइक लगाया होता है, और वो उसका दोस्त या कजन दूसरी जगह पे बैठा है और वो उस तरह से बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट ऑन। हम मिलते थे, हम प्लान कजन्स किया करते थे। यस, मुझे अपने याद है कि हम मेरे अभी भी कज़न हैं वकार, हम इस्लामाबाद उनके घर प्लान करके जाया करते थे। वहाँ पर 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 रोज रह के आया करते थे कि भाई वहाँ जाना है, छुट्टियाँ हुई हैं, हमने जाना है। स्पेशली पेरेंट्स को कहना कि ईद आ रही है, चलें उधर जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, या पेरेंट्स के साथ या खुद भी जाना। अच्छा, खुद भी, हाँ, कि वहाँ जाना है, हमें कज़न की तरफ जाना है, तो हमारे पेरेंट्स भेजा करते थे। यानी कि पहले हम ये बातें थीं, अब ये चीजें सारी ये खत्म होती जा रही हैं हमारे माशरे से, जो कि अच्छी बात है। जैसा जो आपने कहा कि बॉन्डिंग उस तरह की नहीं रही। अब हम पहले दोस्त हम कजन्स हुआ करते थे, अब हम दोस्तों में ढूंढते हैं, ऐसे जो कि ये अच्छी बात है। अच्छा, आजकल के ये हो गया है कि हमें अपनी फैमिली में भी नहीं पता कि किसकी क्या नेचर है, क्योंकि हम टाइम ही नहीं स्पेंड करते एक दूसरे को। हमें पता ही नहीं कि वो किस नेचर का है, मिलते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। तो लेकिन हम इजहार करें ना करें, बाज़ दफ़ा हमें किसी की कोई बात बड़ी सरप्राइजिंगली फील होती है। अच्छा ठीक है, हमें तो पता नहीं था इस बात का, इसने ऐसा किया, अच्छा इसकी नेचर ऐसी भी है, फिर उस वक्त एहसास होता है। और मुझे तो पर्सनली, वैसे तो ये जोक है, लेकिन मुझे पर्सनली खुशी होती है जब कभी कभी इंटरनेट हमारे को कुछ थोड़ा सा बुरा लग जाता है, कुछ चीज़ें तो बैठ जाता है, तो टाइम फैमिली के साथ मिल जाता है। के साथ, यस, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं नॉर्मली बीइंग द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, आई एम वेरी प्रो के अपने बिजनेसेस को अर्ली स्टार्ट करें और बिजनेसेस को अर्ली क्लोज करें, ताकि कोविड में ये हुआ था कि आपकी सोशल लाइफ, बॉन्डिंग विद द फैमिली बहुत इम्प्रूव कर गई। तब मेरे ख्याल में लोगों ने असल में जाना था कि हमारी फैमिली कैसी है और आपके घर वाले भी हैं, उन्हें भी आपकी ज़रूरत है। तो वो अगर हम अपने जो के बाहर के माशरों में होता है कि आपके बिजनेसेस जल्दी स्टार्ट होते हैं, जल्दी बंद होते हैं, ताकि आप अपनी फैमिली को खुद को टाइम दे सकें। हमारे पास तो खुद को टाइम, खुद के लिए भी टाइम नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे टाइम नहीं है। तो ये अगर हम जब तक खुद को टाइम नहीं देंगे तो हम परफॉर्म बेहतर नहीं करेंगे।
तो खुद को टाइम देना, फैमिलीज को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और आपके पेरेंट्स का अपने बच्चों का दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। ये भी मिस होता है आजकल। ये भी आजकल क्योंकि ना तो बच्चों के पास टाइम है ना पेरेंट्स के पास टाइम है। अभी तो ऐसा होता है बच्चे जब घर पे होते हैं तो पेरेंट्स नहीं होते, जब पेरेंट्स होते हैं तब बच्चे नहीं होते हैं, या दोनों होते हैं तो दोनों अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं। ऐसे ही पढ़ाइयाँ बहुत मुश्किल हो गई हैं, पढ़ाइयाँ बहुत एडवांस्ड हो गई हैं, पेरेंट्स के पास भी टाइम, गेम्स अपने अपने लैपटॉप लेके बैठ जाना बच्चों ने, हम उस पे गेम्स खेलें, कभी बच्चे के पास टाइम नहीं। पेरेंट्स और बच्चे नहीं है, लैपटॉप्स और मोबाइल्स तो। अच्छा, आजकल बच्चों के दोस्त भी नहीं है। पहले होता था बच्चे अगर स्कूल से आए थे तब भी बर्डन उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से स्टडीज़ का होता था, लेकिन वो बर्डन उनका ख़त्म हो जाता था जब वो बच्चों के साथ, दूसरों के साथ खेलते थे, वो प्रेशर उनका रिलीज़ हो जाता था। आजकल नहीं है। गेम्स खेलना, हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना, बाकी एक्टिविटीज़ आपकी ग्राउंड्स में थी। अब आपकी सारी एक्टिविटीज़ आपके कमरे में है, जो कि सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मैं म्यूजिक सुनते हैं? हाँ, पुराने, अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता सुनने के लिए। अच्छा। लेकिन पुराने जो थे किशोर कुमार, लता, मुकेश वगैरह, इन सब के गाने, क्योंकि उनके लिरिक्स भी बहुत अच्छे थे, पोएट्री भी अच्छी समझ भी आते थे, पोएट्री भी अच्छी थी, बामायनी थी। अभी तो वो समझ ही नहीं आता कि वो कहते क्या हैं, वो क्या कहते हैं। तो वो पुराने गाने ज्यादा बेहतर थे। लेकिन अभी भी जो बच्चे गाते हैं, अभी भी जो शायरी आती है, कुछ अच्छे होते हैं। शायरी पसंद है? नहीं, मुझे आती भी नहीं है। नहीं, मुझे कोई शेर नहीं याद, मुझे नहीं इकबाल का भी कोई नहीं याद। मुझे कोई शेर नहीं याद। हमारे तो उर्दू में, स्पेशली मैं पर्सनली माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ देखने वालों के लिए मुझे लगता है कि हमारी उर्दू में जितनी रोमांटिक शायरी है ना, उर्दू की किताबों में जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, तो वो बच्चों को ख़राब करने के लिए काफ़ी हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक शायरी है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। मुझे अपनी दादी आपने पढ़ी नहीं? नहीं, मैंने पढ़ी, लेकिन या बस पढ़ के ठीक है, मैंने अप्लाई नहीं की। प्रैक्टिकली आपने लेके आया ना, तो इसलिए आपको वो भूल गई। लेकिन ये है कि मैं पंजाबी से क्लोज हूँ, और मेरी दादी पंजाबी में कहावतें बोला करती थी, तो मुझे वो याद है। मैं उस पर भी आजकल काम कर रहा हूँ कि उसको बुक फॉर्म में ले आऊँ। अच्छा, बुक। हाँ, अच्छा, गुड। क्योंकि वो ऐसा लिटरेचर है, ऐसा मैं तो खजाना कहता हूँ कि उस खजाने को बाहर आना चाहिए, जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। और वो आज से 100 साल पहले भी वो कहावतें प्रैक्टिकल थी और एप्लीकेबल थी, और वो आज भी एप्लीकेबल। अच्छा, वैसे आजकल बच्चों के साथ कहावत बोले ना, तो पहले तो वो चेहरा देखते रहते कि कह क्या दिया है, उनको पहले इस मतलब ही नहीं पता कि कहावत का मतलब क्या है। बात है कि मुझे बहुत से लोग अब इस तरह से जानते हैं, उन्हीं काशिफ साहब की बात कर रहे हैं जो दादी की कहावतें सुनाते हैं। अच्छा, गुड। हमें भी कुछ सुना दे दादी की कहावतें। कोई दादी कहा करती थी, तेरी शक्ल देख के ठहर गई, तेरे वस्ल देख के सर गई। तो इसका मतलब भी बता दे। ये है कि आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास हुनर कोई नहीं है, ना आपको कुकिंग आती है, ना आपको सिलाई आती है, ना कढ़ाई आती है। ये तो घर की खवातीन के लिए हो गई। तो ये खवातीन के लिए। फिर माँ जनेंदी सत पुत्र पर करम ना देंदी वंड, कि माँ 7 बेटे तो पैदा कर सकती है, लेकिन नसीब अल्लाह ताला ने देने हैं। बिल्कुल ऐसे। माँ दुआ से वो बात की बात है कि माँ दुआ से बदलवा सकती है, लेकिन माँ बांट नहीं सकती, लिख नहीं सकती। माँ लिख नहीं सकती। माँ मारे माँ कुट्टे, माँ कौड़ी खखरी, 100 पोला रोज मारे, फिर भी अम्मा रख रही। कि माँ जितना मर्जी मारे, माँ जितना मर्जी आपको कूटे, जब मार भी पड़ रही होती है तो हम माँ ही कहते हैं, और माँ से बेहतर कोई नहीं होता आपके लिए। तो वो देखें, ये वो कहावतें हैं जो तब भी एप्लीकेबल थी, जो आज भी एप्लीकेबल है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। दोस्ती किसके साथ है ज़्यादा बच्चों में? मेरी दोस्ती तीनों बच्चों के साथ है। तीनों के साथ आजकल तो। और बच्चों की ज़्यादा किसके साथ है, आपके साथ या जोजा के साथ? दोनों के साथ। वो उन्होंने जो बात मनवानी होती है, वो जो पैसों से रिलेटेड होती है, वो माँ के पास चले जाते हैं। अच्छा। और फिर वो, चूँकि अब वो छोटा है मेरा बेटा, वो ही इज अराउंड 12 और 13, तो उसकी जरा वो ही इज क्लोज टू मी। बेटी अपने घर चली गई है। बड़ा जो है इज अराउंड 21-22, वो माँ के ज़्यादा क्लोज है। अच्छा। और बेटे वैसे ज़्यादा माँ के क्लोज होते हैं, बेटियाँ बाप के क्लोज होती हैं। बाप आइडियल होता है उनका। बिल्कुल, माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह।
और छोटा बहुत ज़रा शरारतें हैं, वो हिफ्ज़ कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह और माशाल्लाह। वो शरारतें करता है। यानी कि जो आपने शरारतें अपने बचपन में मिस की वो आपका बेटा पूरी करता हाँ, है। वो तीनों मेरे बच्चे भतीजे भतीजियाँ अच्छा, माशाल्लाह। सारे सारे शरारतें करते हैं, और करनी भी चाहिए। करनी भी चाहिए, ये तो उनकी एज है। आप किसके ज़्यादा लाडले हैं, अपने बाबा के या अम्मा के? अब्बा आज भी बहुत केयरिंग है, आज भी हल्की सी आज भी अगर हमें थोड़ी सी देर हो जाए तो वो टेलीफोन कर रहे होते हैं कि किधर पहुंच गए हो, मेरे ऑफिस में मेरे ड्राइवर को फ़ोन कि काशिफ किधर है। ये नहीं सिर्फ मेरे लिए, बाकी बच्चों के लिए भी वेरी केयरिंग। और अल्टीमेटली हम ही जो इश्यूज होते हैं वो पहले अम्मा से डिस्कस करते हैं। अच्छा, कि कोई बात मनवानी है और कोई बात करनी है तो वो अम्मा से शेयर करनी है, फिर वो अम्मा को आगे करते हैं कि अब्बा से आप मनवाएं। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत सी बात है। हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है, जब पता हो ना कि ये ज़रा मुतालबात सख्त हैं और आगे से रिएक्शन आ सकता है या डर लग जाए कि हाँ भी आगे से डांट भी पड़ सकती है, वैसे पड़ी तो नहीं है, डर तो होता है ना अपने मुतालबात के अकॉर्डिंगली कि हम जो मुतालबात लेके जा रहे हैं, फिर अम्मा को आगे लगाया जाता है। प्लीज़ ये ज़रा पहले अम्मा को शीशे में उतारा जाता है, अम्मा को समझाया जाता है, फिर अम्मा फिर अम्मा आके बताती हो गए हैं। फिर वो जो लाड आता है ना अम्मा पे कि आपने हमारे काम पूरे करवा दिए हैं, वो बड़ा होता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि पहले सब अपनी माओं को आगे करते हैं, जो बात मनवानी होती है, तो जी ऐसा ही है हमारे आजकल आगे भी बच्चे ऐसे ही करते हैं। मेरा एटलीस्ट बेटा यही कहता है, मैंने बताया तो है, कोई बात हो उसे, वैसे तो डायरेक्टली वो अपने बाबा के बहुत क्लोज है, लेकिन कोई ऐसी बात हो मुझे कहते मम्मा आप ये पापा से कहें। ऐसा ही है, मेरे बच्चे भी पहले माँ के पास जाते हैं, फिर जब उनकी आपस में लड़ाई होती है तो फिर वो आप इतनी फिर मेरी एंटी पार्टी हो जाती है ना। फिर वो मेरी बेगम ये कहती है जब तुम्हें बात मनवानी होती है तो फिर तुम मेरे पास आते हो। अब आज के बाद फिर मैं भी नहीं अब्बू के पास जाऊंगी। फिर उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते होंगे। जब वो कोई बात ऐसी हो तो, या कोई बच्चा बात ना मान रहा हो, तो जब तुम्हें बात मनवानी है तो तुम मेरे पास ही आओगे, तो फिर मैं भी आज के बाद अब्बू से बात नहीं मनवाऊंगी। अच्छा, फैमिली में ओवरऑल आप ज़्यादा किसके क्लोज हैं? फिर मेरा जवाब फिर वही होगा, सबके। कोई एक? सबके। फूफू तो आपने बताया था, फूफी बताए थे, दादी, वालदा, सबके। मैंने हर रिश्ते को अपनी जगह पे रखा हुआ है और मैं हर रिश्ते के साथ बहुत क्लोज हूँ। ईदी सबसे ज़्यादा किसको देते हैं? वो मेरी बेगम ले जाती है। वो तो डेफिनेटली उन्होंने तो लेनी है। ईदी सबसे ज़्यादा मेरी बेगम। और सबसे पहले लेती है? नहीं, सबसे आखिर में देता हूँ। अच्छा, यानी कि आप सबको निपटा के फिर आप उन्हें कहते हैं कि ये रह गया, पीछे बजट है? नहीं, वो रहा है या नहीं रहा वो खुद ही ले लेती हैं। वो मैंने आपसे पहले कहा था कि वो जो कहते हैं ना, संगी के ऊपर अंगूठा रख के लेना, डिमांड करती है मुझे इतनी चाहिए है। जी, मैंने इतनी लेनी है और मैंने इससे कम नहीं लेनी। अच्छा, फिर आप दे देते हैं? मैंने बताया कि मैं चूंकि 50 क्रॉस कर चुका हूँ, अब ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास। ऑप्शन और कोई नहीं है, और बल्कि मुझे खुद ईदी लेने के तो उन्होंने लेनी है। वो बच्चों को भी कहती हैं कि इतने से कम ईदी नहीं लेनी, अब्बू से इतने से कम ईदी नहीं लेनी। और अगर मैं कहूँ यार कोई बात नहीं, कभी नहीं माननी, अब्बू से इतने से कम ईदी नहीं लेनी। अच्छा, तो फिर वो आप मैं मानते हैं? जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क में जो है ना माननी पड़ती है बड़ों का बात पड़ती है। और फिर और देखिए बात फिर वो ये है कि एक ईद आती है, उस ईद को खुशियों के साथ बांटना चाहिए। वैसे भी पोजीशन आपके पास है, लेकिन अब बाइख्तियार नहीं है। बाइख्तियार नहीं है, ये तो मैं पहले ही इस ओपन सीक्रेट को डिस्क्लोज कर चुका हूँ कि मैं उस फेज में से गुजर चुका हूँ कि जहाँ मैं अपनी मनवा सकूँ। यानी कि आप अपने पेरेंट्स पे मनवाते होंगे और आपके बच्चे आपसे मनवाते होंगे। ये बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा मानना और मनवाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ही फिर आपको उन फैमिलीज का वो जो एक खूबसूरती है फैमिली की, वो नज़र आती है। बिल्कुल काशिफ साहब, बड़ी खूबसूरत आपके साथ डिस्कशन रही और आपकी पर्सनैलिटी की वो सारी बातें जो मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी, जैसे ओपन सीक्रेट्स आपने बताए जो नहीं नाज़रीन को पता था, आज उन तक भी वो बातें पहुंची। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने इस ईद को एंजॉय भी किया होगा और आगे भी मज़ीद ईद के जितने दिन हैं आप उसको एंजॉय कीजिए। और काशिफ साहब की बातों को डेफिनेटली, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, आपने भी एंजॉय किया होगा। काशिफ साहब, जाते जाते एक मैसेज आज के दिन के हवाले से जो आप देना चाहें। देखिए, इज़्ज़त, रिज़्क़ और तालीम, खुशियाँ बांटने से अल्लाह ताला और देता है। इनको बांटिए, जितना आप बांट सकते हैं इनको बांटें, अल्लाह ताला और देगा, बहुत नवाजेगा। आदत अपनी पैदा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देने वाले बने। जब आप देंगे अल्लाह ताला भी आपको बहुत देगा। बेशक, बहुत खूबसूरत मैसेज। नाज़रीन, खुशियाँ हैं, ईद का दिन है, रूठे हुए को ज़रूर मनाइएगा, उनको गले लगाइएगा। कोई बात नहीं, अगर दूसरा पहला कदम नहीं उठा रहा तो आप बारिश का पहला कतरा बन जाएं, आप पहला कदम उठा लें, आप उनको गले लगा लें।
अगर किसी से आपने सुलह करनी है या किसी को आपने माफ़ करना है तो माफ़ करने वाले को हमेशा अल्लाह ताला पसंद करता है। आप ये बड़ेपन का मुजाहरा कर लें, आप किसी को गले लगा लें, लेकिन आज के दिन किसी को रूठा ना रहने दीजिएगा। खुशियों में सबको शामिल करिएगा। मीठी मीठी ईद है, मीठी मीठी चीज़ें खाएँ, मीठे मीठे बातें करें और मीठा वक्त स्पेंड करें, लेकिन फिर अपनी सेहत के मुताबिक मीठा खाइएगा। बहुत ज़्यादा मीठा मत खाइएगा अगर आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है। आज की इस ईद स्पेशल ट्रांसमिशन से फ़ायज़ा शराजी को दीजिएगा इजाज़त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।